अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान भर के तमाम नाजरीन और बैरून मुल्क मुकीम तमाम पाकिस्तानियों को प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक में खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे सिंध की सियासत में बौचाल बपा हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि इतलात आ रही हैं कि साबिक वज़ीर दाखिला जुल्फ़कार मिर्ज़ा को PTI की गवर्नमेंट सिंध में हिज़्ब इख्तिलाफ़ का मुकाबला करने के लिए गवर्नर सिंध तैनात कर सकती है। प्रोग्राम में इसके अलावा बात करेंगे मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से हुकूमत की जानिब से जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन मुतारिफ़ कराई गई है उस पर अपोजिशन का क्या रद्द अमल है। इसके अलावा मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तो शनीद के लिए आज हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक UC नाज़िम महमूद हाशिम साहब को। अस्सलाम वालेकुम महमूद हाशिम साहब, कहा यह जा रहा है कि सिंध में हिज़्ब इख्तिलाफ़ को मुकाबला करने के लिए वफाकी हुकूमत साबिक वज़ीर दाखिला जुल्फ़कार मिर्ज़ा को गवर्नर सिंध जो है कि लगाने के लिए सोच विचार कर रही है। अगरचे वो गवर्नर सिंध बनते हैं तो सिंध की सियासत में क्या हलचल बपा होगी, आप क्या समझते हैं? बदरअसल ये कि आप देख रहे हैं कि 3 साल तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को पूरे होने वाले हैं, लेकिन एक तनाव की सूरत हाल है। सिंध गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट के दरमियान जो है वर्किंग रिलेशनशिप का बहुत फुकदान है। और आपको पता होगा कि जुल्फ़कार मिर्ज़ा जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन भी रहे हैं, असम्बली के मेंबर भी रहे हैं। उनकी बेगम जो है फ़हमीदा मिर्ज़ा जो हैं वो भी स्पीकर नेशनल असम्बली रही हैं। लेकिन वज़ीर दाखिला बनने के बाद कुछ ऐसे मामला हुए जो तनाज़ात हुए, उसके बाद जो मैं समझता हूँ कि अब ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस फ़ैसले को कबूल करे। और मैं समझता हूँ कि अब मामलात को जो है वो मुफाहमत की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर ये कदम वफाकी गवर्नमेंट ने उठाया गवर्नर सिंध के हवाले से, जुल्फ़कार मिर्ज़ा के हवाले से, तो मैं समझता हूँ तनाव में मज़ीद इजाफ़ा होगा और सिंध जो है वो बहुत पेचीदा सूरत हाल का शिकार हो जाएगा। बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो लियारी के मफादात को देखती है। आप किसी भी सेक्टर में जाएंगे आप देखेंगे कि लियारी के रोज़गार भी है, रोज़गार के हवाले से, तरक्याती कामों के हवाले से, दीगर हवाले से हमेशा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लियारी को हमेशा अहमियत देती है। मैं समझता हूँ जुल्फ़कार मिर्ज़ा की ज़रूरत नहीं है लियारी को। एक वक्त था वो बने थे, अपना ओहदे पे थे, लेकिन वो मामला अब ख़त्म हो गया। अब मैं समझता हूँ कि इनके आने से लियारी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोरोना एक मरतबा फिर तेज़ी से सर उठा रहा है। वफाकी हुकूमत जो इक़दामात उठा रही है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? आप देखें, पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लगाया गया था और आप ये बात भी महसूस करते होंगे कि वफाकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी दीगर 3 सूबों के हवाले से जो थी वो सिंध गवर्नमेंट के हवाले से उनकी पॉलिसी में तज़ाद था। और इस बात को भी आप महसूस करेंगे सिंध गवर्नमेंट ने जो इक़दाम किए लॉकडाउन के हवाले से, उसी इक़दाम को पंजाब ने भी फॉलो किया, बलूचिस्तान ने भी फॉलो किया और दीगर सूबों ने भी फॉलो किया, KPK ने भी फॉलो किया। अभी मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती रही है कि वफाक से NOC को जो इजलास होते हैं उसमें जाकर एक मुफाहमती अमल का एक मामला किया जाए और इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। तो कोरोना की जो सूरत हाल है इसमें अवामी मिली यकजहती की बहुत ज़रूरत है, एक पॉलिसी की बहुत ज़रूरत है। अगर सिंध गवर्नमेंट और वफाक गवर्नमेंट मिलकर अगर पॉलिसी बनाएंगे तो आवाम को इससे फ़ायदा भी होगा। जिस तरीके से आज पंजाब के अंदर तो लॉकडाउन लग चुका है और सिंध में आज 6 बजे से लॉकडाउन लगना शुरू हो जाएगा। अगर बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है उस पर अमल हो, मार्केट्स बंद की जाए, जो NCOC ने जो पॉलिसी बनाई है एक मुफाहमती पॉलिसी, तमाम अगर सूबे इस पर अमल करें तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा अमल होगा। और वफाक को और सूबों को इस मामले पे कोरोना जिस तरीके से इंडिया में सूरत हाल बनी हुई है इस पर किसी किस्म के अख्तिलाफ़ का शिकार नहीं होना चाहिए और सिंध गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर वफाक से ताउन कर रही है। मौजूदा वफाकी हुकूमत PTI की जो है उसकी हुकूमत जो मुद्दत पूरी करती दिखाई दे रही है आपको? आप खुद देख रहे हैं कि जिस तर्ज़ हुकूमत जो आप देख रहे हैं, गुड गवर्नेंस नहीं आपको नज़र आ रही है। आपको मुख्तलिफ, आप वज़ीर ख़जाना की बात करेंगे वो तब्दील हो रहे हैं, मुख्तलिफ ओहदों पे जो लोग तब्दीली की बहुत लंबी। और असद उमर का जो आपने अभी एक बयान सुना भी होगा, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इमरान खान जो है असम्बलियाँ तोड़ दें। तो एतमाद का फुकदान इमरान खान की अपनी गवर्नमेंट के अंदर ही है। अगर ये गवर्नमेंट ख़त्म होगी तो अपने बलबूते पे जाएगी, कोई अपोजिशन को उस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने जो पॉलिसीज़ इख्तियार की भी हैं, करप्शन का बहुत दावा उन्होंने किया, बहुत उन्होंने वावेला किया, लेकिन अगर आप देखें आटा, चीनी, पेट्रोल और दीगर बहुत सारे स्कैंडल्स सामने आ रहे, ख़ासतौर पर जहांगीर तरीन के हवाले से भी अगर आप देखेंगे
तो मैं समझता हूँ कि जो पॉलिसी ये गवर्नमेंट कर रही है, चला रही है, इस पे आगे इसको बढ़ना बहुत मुश्किल है। अगर ये गवर्नमेंट ख़त्म होगी तो अपने उस पर ख़त्म होगी, वरना मैं समझता हूँ कि अगर इसको 5 साल पूरे करने दिए जाए, ताकि जो उन्होंने तब्दीली के हवाले से जो लोगों को ख्वाब दिखाए थे वो उनकी हकीकत जो है आवाम पे आश्कार हो, ताकि जब ये अगले इलेक्शन में आएंगे तो उनको हकीकत मालूम पड़ेगी। सानिया, कोयटा में एक मरतबा फिर कुछ हलाकतें हुई, उसके बाद जोग में फिर दहशतगर्दी की एक लहर को ज़ोर पकड़ते दिखाई दिया, हमने देखा, और उसके नतीजे में 4 जवान भी शहीद हुए। आखिरकार इस मुल्क से दहशतगर्दी के अफरियत को कैसे जो है कि दूर किया जा सकता है? मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी पे अगर आप पिछले कुछ सालों की तरफ आप जाते हैं तो मैं समझता हूँ दहशतगर्दी में कमी हुई है। ख़ास तौर पे जो वाक़या हमारे जो मिलिट्री स्कूल में जो हुआ था पेशावर में, उसमें बहुत सारे बच्चे शहीद हुए थे। उस पर बाकायदा तमाम जो सियासी जमातें थी उन्होंने एक बाकायदा लाहेमल तय किया, और उस लाहेमल पे अमल अभी भी मैं समझता हूँ पूरी तरीके से नहीं हो रहा। अगर इसमें अमल किया जाए, हमारे इंटेलिजेंस इदारे, हमारे सियासी जमातें, हमारे अवाम, ये तमाम लोग मिलकर अगर इस पर कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस पर काबू पाना ज़रूरी है, क्योंकि आवाम के बगैर इंटेलिजेंस इदारे या फ़ौज या पुलिस या रेंजर्स कुछ भी नहीं कर सकती। आवाम का ताउन उनसे होगा, दहशतगर्दों की निशानदी की जाएगी और एक रब्त कायम किया जाएगा इंटेलिजेंस इदारों के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि इस अफरियत पे काबू पाया जा सकता है। मौजूदा ज़िमनी इंतखाब NA 249 में कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पस पर्दा इस्टेब्लिशमेंट से कोई साजबाज की है कि जिसके नतीजे में उन्हें फतह नसीब हुई। आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? एक रिवायत पड़ गई है, बड़े अफसोस की बात है कि जो भी हारता है वो जीतने वाली जो है वो जमात पर ये इल्ज़ाम लगाता है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं। बात यह है कि जब इलेक्शन हुए थे लास्ट, फैसल वाउडा जब जीते थे और मंदो खैल साहब में हार गए थे और उन्होंने काफ़ी कम वोट लिए थे, लेकिन मैं आपको ये बात बताता चलूँ, उसके बाद मंदो खैल उस कंस्टिट्यूंसी में मौजूद रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे तरक्याती काम किए हैं, लोगों की गमी खुशी में शरीक रहे हैं, उन्होंने आवाम को नहीं छोड़ा। फैसल वाउडा ने दावा किया था कि मैं यहाँ पे घर भी लूँगा, अपना ऑफिस भी बनाऊँगा, वो एक डस्टबिन में बैठ के उन्होंने फ़ोटो भी खिंचवाए थे। तो इससे आवाम को बहुत ही दचका लगा कि एक अवामी नुमाइंदा जो अवाम में दावे करता है कि मैं आऊँगा और आपके मसाइल हल करूँगा और उसके बाद गायब हो जाता है, तो लाजमी वो उसका रद्द-ए-अमल था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, लोगों को उम्मीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अब पानी का जो नवाज शरीफ नून लीग ने जो एक दायरा लगाया, पानी को वोट दो, तो पानी एक मामला जो है वफाकी सूबाई गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखता है और इस पे काम हो रहा है। काफ़ी एरियाज़ के अंदर पानी के मामला को दुरुस्त किया गया है और मंदो खैल की जो फतह है वो तकरीबन 3 साल की मेहनत के बाद हुई है। इसमें एस्टेब्लिशमेंट का मैं समझता हूँ कोई अमल दखल नहीं है। आप खुद देख लें कि जब रिज़ल्ट आ रहे थे उस तक किसी किस्म की मीडिया भी वहाँ मौजूद थी। आप देखें कि कहीं पे भी ये लिखा नहीं, आपने सुना होगा कि किसी किस्म की धांधली की गई है। सिर्फ रिज़ल्ट के लेट होने की वजह से उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेईमानी की। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल नाजायज़ और दुरुस्त बात नहीं है ये वाली। असद उमर साहब, उसके बाद हफीज़ शेख साहब, फिर हमाद अज़हर साहब, अब जो है कि शौकत तरीन साहब को वफाकी वज़ीर ख़जाना तैनात किया गया है। आप क्या समझते हैं वो पाकिस्तान के लिए कैसे साबित होंगे? पाकिस्तान बड़ी मुश्किल सूरत हाल का शिकार है माशी तौर पे, क्योंकि जो पॉलिसीज़ इस गवर्नमेंट ने की हैं, आपकी GDP भी ग्रोथ भी कम हो गई है, आपकी एक्सपोर्ट थोड़ी सी बढ़ी है, उसमें कुछ ऐसे मामला थे, और आपके जो रेमिटेंस है वो भी बढ़ गए हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अफसोस का मुकाम है कि हमारे मुंतखब नुमाइंदों में से लोग नहीं हैं। जिस तरीके से इमरान खान ने एक दावा किया था कि मेरे पास एक बहुत बड़ी टीम मौजूद है जो कि इस मुल्क की तकदीर को तब्दील कर देगी, लेकिन आपने देखा कि शौकत मुख्तलिफ जो अदवार में जो चौथा जो आपके सामने जो आया है शौकत अजीज़ साहब, इन्होंने उनकी तमाम जो कारकर्दगी है 2.5-3 साल की, उस पर जो उन्होंने बिल्कुल नफ़ी का इज़हार किया है कि IMF से जो मुआहदे किए गए वो गलत मुआहदे किए गए और माशी जो सिम थी वो गलत थी। इसका मकसद ये है कि अब फिर से जो है वो कहानी जो है सिफर से स्टार्ट होगी। अब देखें, अल्लाह उनको कामयाबी दे, क्योंकि शौकत अजीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी रहे हैं, हफीज़ शेख भी रहे हैं, मुख्तलिफ लोग जो हैं मुख्तलिफ दौर अदवार में जो है हमेशा आते रहे। तो मैं समझता हूँ कि शौकत अजीज़ को इस पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और जब तक GDP ग्रोथ आगे बढ़ाई नहीं जाएगी, इस मुल्क के अंदर जो महंगाई को जफरियत जो पैदा हो चुका है, जो महंगाई की तूफ़ान आए, वो कम नहीं हो सकता। और आवाम की मुश्किलात मैं नहीं समझता हूँ कि शौकत अजीज़ के आने के बाद जो इनके आने के बाद जो कम होंगी।
ख़त्म नबूवत पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या राय रखती है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी हटाई जानी चाहिए या नहीं, आप क्या कहते हैं? ख़त्म नबूवत पे हर मुसलमान का अक़ीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुज़्ज़मा हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये पॉलिसी तो अगर आप देखेंगे तो भुट्टो साहब ने, हमारे जो शहीद भुट्टो थे अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, मुख्तलिफ लोगों से इख्तलाफ करते थे, लेकिन अब जब ये बात सामने आ रही कि कादियानियों को काफिर करार देना, ख़त्म नबूवत का जो कानून था उसमें बहुत सारे लोग, शायमन दुरानी भी थे और बहुत सारे लोग, अल्लाह ताला तमाम लोगों को गरीब के रहमत करे, इन तमाम लोगों का किरदार था। तो आप इससे वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है हमेशा ख़त्म नबूवत पे यकीन रखती है और हमारे कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो मिशन जो ख़त्म नबूवत का शुरू किया था उस पर हम कायम रहेंगे और हमेशा हमारा ख़त्म नबूवत ईमान रहेगा। तहरीक लब्बैक का पाकिस्तान में समझता पाबंदी किसी पे भी नहीं लगनी चाहिए। एक अच्छी जमात है, एक अच्छे काज के लिए उठी हुई है। हाँ, कुछ मामला है, कुछ शरपसंद लोग थे जिन्होंने ये हरकतें की, लोगों को, पुलिस वालों को शहीद भी किया और वो इमला को नुकसान भी पहुँचाया। इस तरह भी काफ़ी लोग शहीद हुए। मैं समझता हूँ कि पाबंदी लगने से मामला दुरुस्त नहीं होते। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे पाबंदी हटनी चाहिए। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से आपकी क्या राय है और इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन वफाकी हुकूमत ने मुतारिफ़ कराई है, ये कैसी साबित होगी? इलेक्ट्रॉनिक मशीन के हवाले से मैं समझता हूँ एक दुरुस्त इक़दाम है, लेकिन एक एतमाद का फुकदान कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं होना चाहिए। इसका ये श्योरिटी होगी तो बात आगे बढ़ेगी। मैंने एक बात की कि दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें जो हैं वो अपोजिशन की है, वफाक ने जो मामला किए हैं कौमी असम्बली के अंदर अगर देखेंगे या उनके नशरियात के जो मुख्तलिफ जो तर्जुमान हैं उनका जो रवैया रहा है वो एतमाद के फुकदान की वजह से मामला आगे नहीं बढ़ा है। मैं समझता इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए इस मुल्क के अंदर। मैं एक छोटे से यूनियन कौंसिल में हमेशा इलेक्शन लड़ा हूँ, अंदाज़ा कर ले कि छोटे से यूनियन कौंसिल के इलेक्शन में भी 4 से 5 लाख रुपये खर्च होते हैं। और अगर आप सूबाई की बात करेंगे तो ये और बढ़ेगा, कौमी की बात करेंगे ये और बढ़ेगा। इसको कम करना पड़ेगा। इसमें आप देखें अगर पोलिंग एजेंट भी अगर बनाए जाते हैं तो कम से कम एक पोलिंग एजेंट को 1000 से 2000 रुपये आप पेमेंट करते हो, आप लोगों को खाना खिलाते हो, आप पेना फ्लेक्स छापते हो, आप मुख्तलिफ अखराजात करते हो। मैं समझता हूँ ये एक पैसों का ज़िया है इस कौम का। अगर शहरी एरियाज़ को अगर देखेंगे तो ये खर्च बहुत कम है, लेकिन जब आप देही एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पे तो करोड़ों से बात ऊपर निकल जाती है। ऐसा निज़ाम लाया जाए कि एक आम आदमी घर से निकले, जिस तरीके से यूएस से बरतानिया है, वो जाके कहीं पे भी अपना वोट जाके कास्ट करे तरीके से। अब ये मुख्तलिफ बूथ्स बनाना और एक माहौल क्रिएट करना, हम इसके मुतामिल नहीं हो सकते। हम इतनी अमीर कौम नहीं है, जितना खर्च हम कर रहे हैं इलेक्शन के ऊपर इतना खर्च नहीं होना चाहिए। इलेक्शन को आसान बनाया जाए, हर बंदा जो है कहीं पर भी जाके वो अपना शनाख्ती कार्ड फीड करे और वहाँ पे जाके अपना वोट डाले। ये जो छुट्टियाँ की जाती हैं और ख़ास तौर पर अगर आप देखें बरतानिया, यूरोप, कई ममालिक में आमदादिल भी नहीं होती। हम तो इतनी माशाल्लाह के अमीर तरीन कौम है कि हम छुट्टियाँ भी करते हैं और इलेक्शन के दिनों के अंदर जो है वो लोग वोट डालने भी जाते हैं। इस इलेक्शन के अमल को आसान करना पड़ेगा। ये इलेक्शन तनाव का माहौल पैदा करता है, इस तनाव के माहौल को ख़त्म करना पड़ेगा। इसमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, अपोजिशन की तमाम जमात, हुकूमत वक्त, ये तमाम लोग बैठेंगे, एक सही और दुरुस्त लाएमल तय करेंगे तो ही कुछ मामला दुरुस्त होगा। वरना हमेशा जो पैसे वाला है, अमीर है, जागीरदार है, वो इस निज़ाम में रहेगा, वो इलेक्शन लड़ता रहेगा। एक गरीब आदमी, एक मुतवस्सित तबके का बंदा वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इसको, इसके ख़र्च को, इसके मामलात को नीचे लाना पड़ेगा ताकि हर आम बंदा जो इसमें अपना पार्टिसिपेट कर सके। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने 2 बड़े इदारों जो मुल्की हैं, जिनमें नैब है, NDM है, उस पर सख्त बरहमी का इज़हार किया है और सख्त नाराज़ भी हुए हैं। और आप क्या समझते हैं कि जो NDMA और नैब अपनी कारकर्दगी पूरी तरह निभा नहीं रहा और दिखा नहीं रहा, क्या कहते हैं आप? बदकिस्मती हमारी यही रही है कि जो इदारे होते हैं वो हमेशा जो भी गवर्नमेंट जीत के आती है उसके माथे तो जाता है। अगर आप नैब की अगर आप मिसाल लेंगे तो आप जरदारी साहब पे मुकदमात हैं, खुर्शीद साहब पे मुकदमात हैं, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, एक लंबी तवील फहरिस्त है और एक्शन जो है ज़्यादा अपोजिशन के ऊपर है। जहांगीर तरीन के ऊपर अब आया है और लगे जहांगीर तरीन ने अपना एक प्रेशर ग्रुप बनाया, गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाला और इमरान खान को एक इनके जो नुमाइंदे उनसे बात भी करनी पड़ी। तो मकसद कहने का ये है कि ये इदारे अगर इस मुल्क के अंदर तमाम इदारे, NDMA हो या नैब हो या FI हो या एंटी करप्शन हो,
जब तक हुकूमती इदारों के मातहत ये इदारे रहेंगे, जब तक ये खुद मुख्तार नहीं रहेंगे, ये मामला हमेशा चलते रहेंगे। इन मुल्क के इदारों को खुद मुख्तारी की तरफ ले जाना पड़ेगा। खुद मुख्तार होंगे, अपने फ़ैसले खुद करेंगे, तो इस मुल्क का माहौल भी अच्छा होगा, इस मुल्क में करप्शन भी ख़त्म होगी, ये मुल्क तरक्की करेगा। मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक अच्छा कदम उठाया, और ये एक वाहिद इदारा ही है पाकिस्तान का मुकन्ना जो हमेशा जो है वो एक्शन लेती रहती है, उससे मामला दुरुस्तगी की तरफ भी जाते हैं, लेकिन कई मामला पे अमल भी, हालांकि आप देख लें कि इदारे इतने मजबूत हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बावजूद भी कई मामला के पर अमल नहीं होता। आप लियारी में नाज़िम रह चुके हैं, तो लियारी को अभी क्या समझते हैं आप, मज़ीद किन किन मसाइल का सामना है और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है? मैं आपको बताऊं, मैं लियारी टाउन का नाज़िम 2008 से 2010 में था। लियारी डेवलपमेंट पैकेज का जो ऐलान किया गया था वो मेरे दौर में हुआ था। उसकी मनसूबाबंदी करना, उस काम को करवाना, और मुख्तलिफ मीटिंग्स में PDM की मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर मैं रहकर इस तमाम मामलों को मैं देखता था। मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बात के ऊपर। आपके RO प्लांट भी लगे हुए हैं, हमने तमाम रोड्स बनवाए, रोड्स में सीवरेज की लाइनें डाली, हमने वहाँ पानी की लाइनें डाली, हमने जो है वो पंपिंग स्टेशन पानी के थे उनकी मोटर चेंज की, वहाँ पे हमने जनरेटर रखवाए, सीवरेज का सिस्टम पूरा चेंज कर दिया। हमने हमारे ग्राउंड्स थे उसको हमने फ्लड लाइट सिस्टम किया, उसमें हमने जो है वो जनरेटर लगवाए, हमने तमाम पार्ट्स को हमने बेहतर किया, उसमें तमाम सिस्टम लेकर आए। मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर काम है। एजुकेशन में बहुत सारी स्कूल्स अगर आप लियारी की देखेंगे तो माशाल्लाह स्कूल्स आपको बहुत खूबसूरत इमारतें नज़र आएंगी। आप यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगे, आप मेडिकल कॉलेज की तरफ जाएंगे, एक रेवोल्यूशन। एक अफसोस का मुकाम ये है कि अब मैं फिर से वही, अब जब सिस्टम हमारा 2010 में ख़त्म होता है तो फिर कुछ अरसे के बाद जो MNA का MP को फंड्स मिलता है, तो जो रोड हमने बनाया होता है वो सीवरेज की लाइन खोद रहा होता है, एक बंदा जो है वो वाटर की लाइन खोद रहा होता है। तो ये तसलसल चलता रहता है, लेकिन ये तसलसल को ख़त्म करना पड़ेगा। इसकी छोटी सी मिसाल, मैं लियारी की बात नहीं करूँगा, मैं पूरे कराची की बात करूँगा। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँगा, क्योंकि इस वक्त जो है वो मैं पार्लियामेंट लीडर था पूरे साउथ का, मलिक फैज़ हमारे चेयरमैन थे, तो हमने मुख्तलिफ सदर के इलाज, कुछ सदर में हमारे इसमें था एरिया, उसके अंदर था, हमने उसमें मुख्तलिफ काम किए, रोड्स बनवाए, कारपेटिंग की, उसमें हमने बहुत अच्छे अंदाज से, बेहतर अंदाज से कारपेटिंग की, बना भी लिया। थोड़े अरसे के बाद जब MNA को, अब मैं नाम नहीं लूँगा किसी पार्टी का, एक MNA को फंड मिला, उसने वो रोड खोदा, वहाँ सीवरेज की लाइन डाल दी। एक MNA को फंड मिला, उसने खोद के वहाँ पानी की लाइन डाल दी। मकसद कहने का ये है कि आवाम की टैक्सों से जो रोड बनते हैं वो गलत प्लानिंग से तोड़ दिए जाते हैं। मैं एक अपील करूँगा तमाम इदारों से, सूबाई या कौमी असम्बली के जो हमारे मेंबरान हैं, वो एक कानून साजी करें कि सिर्फ एक इदारा होना चाहिए इस मुल्क के अंदर, इस कराची के अंदर, इस सिंध के अंदर, तमाम सूबों के अंदर डेवलपमेंट में सिर्फ एक इदारा होना चाहिए और मरकज़ी इदारा होना चाहिए। अब KMC अलग काम करती है, DMC अलग काम करती है, यूनियन कौंसिल अपने फ़ंड्स अलग इस्तेमाल करती है, कैंटोनमेंट अपने फ़ंड्स अलग इस्तेमाल करती है, KPD अपने फ़ंड्स अलग इस्तेमाल करती है, लेकिन एक ही रोड पे अलग अलग लोग जो हैं वो अपने मंसूबे बनाना शुरू कर देते हैं। इससे पैसों का ज़ाया होता है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को एक ऐसा इदारा बनाना चाहिए कि तमाम डेवलपमेंट एक इदारे के थ्रू और विद प्लानिंग, और मास्टर प्लान कराची का लाजमी है। बगैर मास्टर प्लान के यहाँ पर आप अरबों रुपए दफन करते जाएंगे, अरबों रुपए दफन होते रहेंगे, इसी तरीके से पैसा ज़ाया होता रहेगा। सूबा पंजाब में देखा हमने, बल्दियाती निज़ाम बहाल हो चुका है, KPK में देखा, लेकिन जो है कि सिंध में आखिरकार क्या वजह है, क्या चीज़ आड़े आ रही है कि यहाँ बल्दियाती निज़ाम बहाल नहीं हो पा रहा? बल्दियाती निज़ाम असल में 18वीं तरमीम के बाद जो है वो हर सूबाई सब्जेक्ट हो गया, लेकिन मैं समझता हूँ उसको वफाकी सब्जेक्ट कर देना चाहिए। इस सूरत में है कि कानून साजी वफाक करें, सूबे के अंदर हो बल्दियात, कानून साजी तमाम जितने भी सूबे हैं उसमें एक ही कानून नाफिज करना चाहिए। मैं शिकायत अपनी पार्टी से भी करूँगा, क्योंकि मैंने हमेशा महसूस किया है कि हालांकि आइन का हिस्सा है बल्दियाती नुमाइंदगी, क्योंकि सियासी वाबस्तगी, सियासत और माली इख्तियारात हैं, इंतज़ामी इख्तियारात हैं, वो तमाम जो है निचली सतह पे जो है आम बंदा जो है अच्छी तरीके से तमाम मसाइल को देख सकता है। लेकिन हमेशा ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से हमेशा इलेक्शन कराए गए हैं, तो सूबे के अंदर कभी भी कोई सूबाई गवर्नमेंट इसमें दिलचस्पी नहीं लेती। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को अगर लीडरशिप देनी है, आवाम के मसाइल हल करने हैं, तो बल्दियाती निज़ाम लाना लाजमी है। अब मैं बताऊँ कि मैं अभी बल्दियाती नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन अभी आप देखें अभी मुख्तलिफ लोग मेरे पास आते हैं मसाइल के हवाले से, क्योंकि आपको असिस्टेंट कमिश्नर अवेलेबल होना मुश्किल है, DC से आपको टाइम लेना पड़ता है, क्योंकि DC आपका एडमिनिस्ट्रेटर है साउथ का,
अच्छा आदमी है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो एक तरीक़ेकार में उनका है, उनसे आप टाइम लोगे। अब हम अवामी नुमाइंदे थे, या मलिक फयाज डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन में टाउन नाज़म था, हमारे दरवाजे आवाम के लिए खुले होते थे, हमारे घर पे भी लोग आते थे, हमारे ऑफिस में भी लोग आते थे। तो बल्दियाती निज़ाम लाज़िम व मलज़ूम है इस मुल्क के आइनी कवानीन के मुताबिक, और इसको नाफिज करना मैं समझता हूँ वो सुकम है कुछ, क्योंकि कहीं पे सिंध के अंदर एमक्यू में एतराज़ करती है पीपल्स पार्टी के हवाले से कि उन्होंने अपने अपने मफादात के तहत कानून बनाया, लेकिन मैं समझता हूँ सब लोगों को आपस में बैठना चाहिए, एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि ताकि आवाम को रिलीफ मिले, आवाम के जो मसाइल हल होने में जो रुकावटें पैदा हो रही है वो ख़त्म हो। लियारी से बेअमनी का ख़ात्मा हुआ, कानून नाफिज करने वालों ने बड़ी जिद्दोजहद के नतीजे में जो है कि बेअमनी पर काबू पाया, और अब ये क्या आपको लगता है कि लियारी से बेरोज़गारी का ख़ात्मा किस तरह मुमकिन है और इसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जानी चाहिए, इस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं आप, अपनी वज़ाहत कीजिएगा। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ के नौजवानों को नौकरियाँ दी गई हैं, लेकिन एक बदकिस्मती है कि अगर आप नौकरियाँ लाते हैं तो आपके पास मैट्रिक से ऊपर बच्चा नहीं मिलता। ये हमें हमेशा से यहाँ का एक सेटबैक रहा है हमारे लिए। तालीम वो शोबा है जिसमें हम काम कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लियारी में काम कर रही है। स्कूल्स तो हैं माशाल्लाह। अब आप मेडिकल कॉलेज में जब मैं टाउन नाज़िम लियारी था तो हमने 25 दाखिले रखे थे लियारी के बच्चों के लिए, हमने लेजिस्लेशन कराई थी सूबाई गवर्नमेंट से, और 25 दाखिले लियारी के बच्चों को ऑन मेरिट मिला करते थे। अब आप अगर देखेंगे तो तकरीबन 6 से 7 बैच निकल चुके हैं। काफ़ी डॉक्टर्स जो हैं लियारी के अंदर जो हैं वो मेडिकल कॉलेज से निकले हैं। अब तो खैर 10 दाखिले हो गए। यूनिवर्सिटी की आप मिसाल लेंगे तो मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, अगर बच्चा हमारा यहाँ से होकर गुजरेगा तो बेरोज़गारी में इजाफा नहीं होगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में यहाँ पर जो हमारे मुख्तलिफ लोग जो हमारे पार्टी के जो अहदेदार हैं, खलील हौद साहब हैं, उनके पास जॉब्स आती हैं, वो हमें कहते हैं, लेकिन उस क्राइटेरिया पे बच्चे हमारे नहीं उतरते। कहने का मकसद ये है कि तालीमी शोबे में अगर तरक्की होगी तो बेरोज़गारी भी यहाँ पे कम होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा रोज़गार पूरे पाकिस्तान में दिया है, उसका एक हमेशा से एक वतीरा रहा है। बदअमनी की आप सवाल बात करते हैं तो अब तकरीबन 3-4 साल से अल्लाह का शुक्र है कि लियारी अमन का गहवार है। आप अगर CPLC के अगर आदत शुमार या पुलिस के आदत शुमार अगर देखेंगे जराइम के हवाले से तो लियारी आपको कम नज़र आएगा। लेकिन इक्का दुक्का वाक़या, जिस तरह कल एक बच्चा जो है वो शहीद हुआ, बड़ा अफसोस हमें, पाकिस्तान पुलिस का हमारे SP साहब का ड्राइवर था, बड़ा अफसोस हुआ, वो डकैती के दौरान जो है वो शहीद हो गया। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। लेकिन मैं समझता हूँ लियारी अमन का गहवारा है। लियारी में अब बदअमनी का मामला नहीं है। जूँ कुछ लोग सर उठाते हैं बदअमनी फैलाने के, रेंजर्स, पुलिस, हमारे दीगर इदारे आकर जो है उन्हें फिर से जो है, और हम भरपूर ताउन करते हैं हमारे इदारों के साथ ताकि हमारा लियारी अमन का गहवारा रहे। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान वक़ार हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।